नमस्कार भैया। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 8 के विज्ञान का पाठ 1 फसल उत्पादन और प्रबंध पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फसल की कृषि पद्धतियों के अंतर्गत मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद उर्वरक देना, सिंचाई आदि के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आज एक अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कटाई के बारे में कि फसल खाद उर्वरक देने के बाद में जब फसल पक जाती है सिंचाई करने के पश्चात, तो फसल पकने के पश्चात उसको काटना पड़ता है। तो कटाई किसे कहते हैं? फसल पक जाने के पश्चात काटना कटाई कहलाता है। अब कटाई हाथों से भी की जाती है, मशीनों से भी की जाती है। तो इसके लिए किसान अपने अलग अलग पद्धतियाँ अपनाता है। छोटे किसान हैं वो हाथों से कटाई करते हैं, बड़े जो खेत हैं, बड़े किसान होते हैं वो मशीनों का उपयोग करते हैं। तो उस प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी मशीनें किस कार्य में काम आती हैं। कटाई के पश्चात उसे सुखाकर उससे अनाज जो दाने होते हैं, बीज है, उनको अलग भी किया जाता है। उनके लिए भी मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो फसल पकने के पश्चात या तो पौधों को क्या करते हैं, खींचकर जड़ सहित उखाड़कर ज़मीन से अलग कर लिया जाता है, या फिर दरांती आपने देखी होगी, एक ऐसे चंद्राकार लोहे की बनी हुई जिसके पीछे एक हत्था होता है, जिससे किसान जड़ों के पास से, दरातल के पास से फसल को काटने में उपयोग में लेते हैं। इसको बोलते हैं दरांती, आपने देखी होगी। तो दरांती की सहायता से दरातल के पास से काट लेते हैं, जिससे वो फसल काट कर उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब फसल काट ली। अब फसल काटने में इसके अलावा जो बड़े किसान होते हैं वो मशीनों का उपयोग करते हैं, क्योंकि बड़े खेत होते हैं, हाथों से काटने में श्रम और समय ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए हार्वेस्टर, आजकल फसल की कटाई के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो जो बड़े खेतों में जो फसल काटने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है, उस मशीन का नाम क्या है? हार्वेस्टर मशीन है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। समय भी कम लगता है और जो मानव श्रम है उसकी भी बचत होती है। इसका ये फायदा है। अब हम आगे, जब फसल कटाई होगी, फसल को सुखा लिया, सुखाने के बाद में बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं। तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसल से बीजों यानी उसके दानों को भूसे से, जो छिलके होते हैं, जो कचरा होता है भूसा, उससे अलग करने की जो प्रक्रिया उसको थ्रेसिंग कहलाती है। तो उससे अलग करना है वो क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग करने के लिए एक मशीन काम में ली जाती है दानों को अलग करने के लिए, जिसे हम थ्रेसर बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? थ्रेसर। तो याद रखना थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसर क्या है। तो थ्रेसिंग तो अलग करने की प्रक्रिया, और जो मशीन काम में ली जाती है थ्रेसिंग के लिए उसे थ्रेसर कहा जाता है। ठीक है, इसे थ्रेसर मशीन का इसमें उपयोग करते हैं। अब हम एक मशीन होती है कंबाइन मशीन। हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, एक हार्वेस्टर और एक मशीन थ्रेसर। तो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का कॉम्बो एक ही मशीन में दोनों क्या है? संयुक्त होती है। वो मशीन, उस मशीन का नाम क्या है? कॉम्बाइन। तो वह मशीन जो फसल कटाई और फसल से बीजों को भूसे से अलग करने के काम आती है, मतलब दोनों काम करती है। वैसे ये मशीनें अलग अलग भी होती है, लेकिन आजकल एक ही मशीन आती है जिसका नाम है कॉम्बाइन मशीन। वही मशीन दोनों काम करती है, फसल की कटाई भी करती है और फसल से बीजों को भूसे से अलग करके दानों को अलग करती है, अनाज को अलग करती है। तो उसे हम हार्वेस्टर व थ्रेसर का संयुक्त रूप है। ये दोनों जो हमने पढ़ा ना, हार्वेस्टर और थ्रेसर, ये दोनों का क्या एक संयुक्त रूप है, जिस मशीन का नाम है कॉम्बाइन मशीन, जो दोनों का काम अकेली करती है। तो ये है कॉम्बाइन मशीन। परीक्षा में आए कॉम्बाइन मशीन क्या है, तो ये आपको उत्तर लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं विनोइंग। विनोइंग क्या है? विनोइंग होता है, जैसे जो अपने किसान होते हैं जो अनाज को थ्रेसर या अलग करते हैं, उसमें दानों को हवा से, पंखे से उड़ाते हैं, तो जो कचरा होता है वो उड़कर दूर चला जाता है, दाने उसी जगह पर गिर जाते हैं।
तो उस प्रक्रिया को विनोइंग बोलते हैं। तो छोटे किसानों द्वारा अनाज के दानों को फटक कर अलग करना, फटक कर मतलब पंखे की सहायता से, या आजकल मशीनें भी आती हैं उनसे भी होता है, या हवा तेज़ हवाएं चलती हैं उनसे भी होता है। तो दानों को फटक कर अलग करने की प्रक्रिया विनोइंग कहलाती है। तो ये विनोइंग क्या होता है? दानों को फटक कर भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहते हैं। अब आगे अब अनाज का हमने दाने निकाल लिए। अब दाने निकालने के पश्चात उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अनाज को बोरियों में भर के उसका भंडारण। तो अब आगे हम भंडारण के बारे में पढ़ेंगे कि भंडारण किस प्रकार किया जाता है। तो भंडारण, तो फसल उत्पाद, जो फसल की कटाई के पश्चात जो हमें उत्पाद अनाज वगैरह जो भी हमें प्राप्त होते हैं, तो फसल उत्पाद को नमी से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए, चूहों या अन्य जो भी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है, उसे सुरक्षित स्थान पर रखने की जो प्रक्रिया, उसे हम क्या बोलते हैं? भंडारण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है, उसे भंडारण कहते हैं। अब भंडारण के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भंडारण कहाँ किस प्रकार किया जाता है, तो इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कोई ताज़ा फसल होती है, तो ताज़ा फसल के जो बीज होते हैं उनमें थोड़ी नमी रह जाती है। तो बीजों में नमी होती है, यदि फसल के दानों को सुखाए बिना, अगर पूरी तरह अगर उसको नहीं सुखाएंगे, तो उसमें अगर नमी रह गई तो उसमें कीट ज़्यादा हमला करते हैं। तो बिना भंडारण करने पर जीवों के आक्रमण से अंकुरण के अनुपयोगी होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो अनाज को खोखला कर देंगे। जब अनाज का बीज जब खोखला हो जाएगा, कीट उसको खा लेगा, तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो वो जो खोखला अनाज है वो उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं होगी, न वो खाने योग्य रहेगा, न आगे कोई बीज उगाने में काम आएगा। तो इस प्रकार से उसकी अंकुरण क्षमता खत्म हो जाएगी, वो अन्य आगे उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए बीजों का भंडारण करने से पहले उसको नमी से मुक्त करने के लिए उसको धूप में, अनाज को धूप के अंदर अच्छी तरह सुखाकर फिर ही उसका भंडारण करना चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि भंडारण करते समय किन बात का ध्यान रखना चाहिए। अब किसान, जो छोटे किसान होते हैं उनका भंडारण का तरीका अलग होता है, बड़े जो किसान होते हैं उनका भंडारण का तरीका अलग होता है। तो किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरा, आपने बोरी देखी है ना, बोरी, उसको बोलते हैं जूट। वो जूट की बनी हुई होती है। जूट एक पौधा है, उससे रेशे प्राप्त होते हैं, उस रेशों से जूट की बोरियां, रस्सियां बना के बोरियां बनाई जाती है। तो जूट के बोरों या जो धातु की या प्लास्टिक की जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं उनमें उनका भंडारण करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर अनाज की मात्रा ज़्यादा है तो उनका भंडारण साइलो क्या होते हैं? ये भंडारण कक्ष होते हैं। इनमें बड़े बड़े अपने कमरों से जितनी ऊंचाई वाले बड़े बड़े क्या होते हैं? धातु के या ईंटों के या बजरी के, इनके बने हुए बड़े बड़े क्या होते हैं? ऐसे टैंक बने हुए होते हैं जिनको साइलो बोलते हैं। इनके अंदर भंडारण किया जाता है। या फिर भंडार गृह, बड़े बड़े गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं उनमें भंडारण किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उनकी पीड़कों से, जो कीट वगैरह जो भी सूक्ष्म जीव है जैसे चूहे, कीटों से सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए भंडारण जरूरी प्रक्रिया है, अन्यथा अनाज नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा भंडारण करते समय अपने जब घरों में भंडारण करते हैं, अपन घर बाजार से गेहूँ लाते हैं या अन्य अनाज लाते हैं, तो गेहूँ की जो टंकियाँ होती है उनके अंदर क्या डाल देना चाहिए? सामान्य नीम की पत्तियाँ, या इसकी जगह हल्दी भी डाली जा सकती है। जैसे जो हल्दी के टुकड़े होते हैं तो उस हल्दी को भी अगर हम उसमें डाल दें तो नीम की पत्तियाँ हो सकती है या हल्दी होती है, उसका उपयोग घरों में अनाज के भंडारण में किया जाता है ताकि उसमें कीट वगैरह न लगे। इसके अलावा बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। पीड़कनाशी है या अन्य जो भी रासायनिक पदार्थ आते हैं उनका छिड़काव किया जाता है ताकि वो बीज है वो पीड़कों से सुरक्षित रहे। तो पीड़कनाशी से छिड़काव करने से अनाज के पीड़कों की तो सुरक्षा हो जाती है, लेकिन
उन जो पीड़कनाशी रसायनों का उपयोग हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखने योग्य है। तो इसलिए हम बाज़ार से जो भी अनाज लाते हैं उनको धोकर उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिना धोए काम में लेंगे तो वो रासायनिक पदार्थ अपने शरीर में भोजन के साथ जाएंगे, हमारे शरीर में क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, जैव आवर्धनता बढ़ेगी, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो जो बाज़ार में अनाज आता है वो बड़े बड़े भंडारों से ही आता है। तो इस बात का हमें ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि वो करते हैं तो क्या है, पीड़कों से उपचार, लेकिन वो रसायन पदार्थ जो शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब हमने इस पाठ में अनाज के बारे में, अनाज उत्पादन के बारे में, फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में पढ़ा, जिनको हम चरणबद्ध हमने उसका अध्ययन किया। अब हम एक बात करते हैं कि पशुपालन क्या होता है, क्योंकि किसान जो होते हैं ये किसान से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक है, क्योंकि किसान लगभग आपने देखा होगा कि वो पशुपालन करते हैं कृषि के साथ। तो पशुपालन क्या होता है, खाद्य पदार्थ या अन्य कार्यों के लिए, खाद्य पदार्थ जैसे हम दूध, दही, ऊन या शहद या अन्य जो भी है बोझा ढोने के लिए, तो विभिन्न कार्यों के लिए, तो खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए या अन्य कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं का जो पालन किया जाता है, जिसमें आप 5-7 गायें हैं, घर में बकरियां हैं, भेड़ है, बैल है, तो ये सारी चीज़ें जो पालते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पशुपालन कहते हैं। पशुपालन से हमें अनेक खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, दूध प्राप्त होते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं, दही प्राप्त होते हैं, शहद प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इनसे प्राप्त होती है। अंडा, मांस, तो अंडे के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, मछलियों का पालन भी किया जाता है, तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ या अन्य कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो आज ये आपका जो पाठ 1 फसल उत्पादन व प्रबंधन है वो समाप्त होता है। पाठ पूर्ण होने पर आपको आज मैं कुछ प्रश्नोत्तर आपको जो इस पाठ से रिलेटिव हैं वो आपको दूंगा। वो आपको रफ कॉपी में करके, या आपने जो भी विज्ञान की या कोई कॉपी डाल रखी है उसमें करके उसकी फ़ोटो खींचकर मेरे नंबर पर सेंड ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे को ये पता चले कि कौन भैया पढ़ रहा है, कौन वीडियो देख रहा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।